हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज 13 मई है और आज भारत के 10 अलग अलग राज्यों में 96 लोकसभा सीट्स के ऊपर वोटिंग होनी है। अगर आपकी लोकसभा सीट के ऊपर भी आज के दिन ही वोटिंग हो रही है तो आपसे अपील है कि प्लीज़ आप सब लोग घर से बाहर निकलें और देश को मजबूत करने के लिए अपना वोट डालें। आप अपने वोट को वेस्ट ना होने दें। पहले इस साल के इलेक्शंस में वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले काफी कम चल रही है। बढ़ते आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज के दिन भारत और मालदीव्स को लेकर 3 बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा 10 मई की डेडलाइन के चलते भारत सरकार ने 9 मई तक मालदीव से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया था। ये जितने भी भारत के सैनिक मालदीव्स के अंदर स्टेशन थे ये सब वहाँ पर एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने का काम करते थे। यानी इनमें पायलट्स भी शामिल थे और हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करने के लिए भारत की सेना का टेक्निकल स्टाफ भी शामिल था। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट की जिद के ऊपर भारत ने अपने सैनिकों को वापस बुलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सिविलियन एम्प्लॉय से रिप्लेस कर दिया है। अब ये सोचने वाली बात है कि मालदीव्स आखिरकार भारत के सिविलियन पायलट्स और सिविलियन एम्प्लॉय से कैसे मान गया। दरअसल इसको लेकर अब खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव्स में एक भी ऐसा पायलट नहीं है जो ये 2 हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए क्वालिफाइड हो। भारत ने मालदीव्स के लोगों को हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के पायलट्स के तौर पर ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट कर दिया था और जो भारत की मालदीव्स के साथ डील है उसमें मालदीव्स के पायलट्स को ट्रेन करने का भी प्रावधान है। लेकिन मालदीव्स का एक भी व्यक्ति ये ट्रेनिंग पूरी अभी तक नहीं कर सका है। इसलिए आज की डेट में भारत के सिविलियन एम्प्लॉयज को ही अपने यहाँ पर पायलट्स के तौर पर रखना मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू की मजबूरी बन गया है। वरना अगर मालदीव्स के पास हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के ट्रेन पायलट्स होते तो वो भारत के सिविलियन एम्प्लॉयज को अपने यहाँ पर कभी भी एंट्री नहीं देते। अब जो ये भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पायलट्स मालदीव्स के हैं ये वहाँ पर मालदीव्स की मिलिट्री के अंडर ही काम करेंगे, यानी कि ये वहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। मालदीव्स को लेकर दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि भारत सरकार ने मालदीव्स को एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ दे दी है। हमने आपको कई बार बताया था कि मालदीव्स को कुछ पैसे भारत के लोन की रीपेमेंट के रूप में हमें वापस देने हैं। साल 2019 में भारत ने तब की मालदीव्स गवर्नमेंट को लोन दिया था जिसकी किस्तें ड्यू हो गई हैं। लेकिन भारत की सरकार ने मालदीव्स के लिए लोन रीपेमेंट की डेट्स को अगले साल के लिए एक्सटेंड करने का फैसला किया है और वो भी बिना किसी शर्त के। मालदीव्स के विदेश मंत्री मूसा जमीर कुछ दिन पहले भारत के दौरे पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने भारत सरकार से लोन रीपेमेंट की डेट्स को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी जिसको भारत सरकार ने मान लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव्स को भारत के टोटल $200 मिलियन देने हैं जिसमें से $50 मिलियन मालदीव्स ने इसी साल के जनवरी महीने में भारत को ट्रांसफर कर दिए थे, जबकि बाकी के $150 मिलियन के लिए मालदीव्स ने भारत से और समय मांगा है। आज की तीसरी अपडेट भी मालदीव्स और भारत को लेकर ही है। खबर आ रही है कि मालदीव्स में न सिर्फ ट्रेन पायलट्स और टेक्नीशियंस की कमी है बल्कि मालदीव्स में ट्रेंड और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है। भारत और मालदीव्स की सेना के बीच काफी अच्छे रिलेशंस हैं जिसके चलते साल 2012 में मालदीव्स की सेना ने भारत की सेना से रिक्वेस्ट करके कहा था कि मालदीव्स में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर भारत सरकार भारतीय सेना के डॉक्टर्स और कुछ मेडिकल स्टाफ को वहाँ पर डेपुटेशन के तौर पर भेजे और वहाँ पर अपॉइंट करे। अब यहाँ पर सिविलियन डॉक्टर्स भी भेजे जा सकते थे लेकिन मालदीव्स की सेना की रिक्वेस्ट के ऊपर भारत सरकार ने साल 2012 में इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स और इंडियन आर्मी के मेडिकल स्टाफ को मालदीव्स मिलिट्री हॉस्पिटल में अपॉइंट किया था। मालदीव्स में पोस्टेड इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स और स्टाफ्स को समय समय के ऊपर रोटेट किया जाता था और माना जाता है कि मालदीव्स की आर्मी भारत की सेना के ट्रेन डॉक्टर्स और ट्रेन मिलिट्री स्टाफ के ऊपर काफी डिपेंड हो गए हैं क्योंकि मालदीव्स के लोकल डॉक्टर्स इतने क्वालिफाइड नहीं हैं जितने भारत के हैं। अब जब मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू ने प्रेसिडेंट बनने के बाद ये फैसला किया कि वो मालदीव से भारत के एक सैनिक को वापस भारत भेज देंगे तो बात मालदीव्स के मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड इंडियन डॉक्टर्स और भारत के मेडिकल स्टाफ के ऊपर भी जा पहुंची। लेकिन इस बार मालदीव्स की मिलिट्री ने मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू के सामने झुकने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। मालदीव्स की मिलिट्री ने कहा कि भारत के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बिना वो अपने मिलिट्री हॉस्पिटल को ऑपरेशनल रख ही नहीं पाएंगे। उनको कई सारी दिक्कतें आएंगी इसलिए वो इंडिया के मेडिकल स्टाफ को रिलीज नहीं करना चाहते हैं और स्थिति टकराव तक आ गई थी जिसके बाद अब मालदीव्स की सरकार मालदीव्स की सेना के सामने झुक गई है और इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को मालदीव्स के मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड रहने की अनुमति दे दी गई है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो आधिकारिक तौर के ऊपर भारत ने अभी भी अपने सभी सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है। मालदीव्स की मिलिट्री हॉस्पिटल में अभी भी भारतीय सेना के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ है। मालदीव्स की पॉपुलेशन की बात करें तो मालदीव्स की टोटल आबादी 5,25,000 है। सोचने वाली बात है कि न उनके पास एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस डॉक्टर है न ही उनके पास काबिल पायलट्स हैं। अब ये मालदीव्स के लोग इतने नालायक हैं क्या? आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर।
रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की असैसिनेशन को लेकर पिछले कल कनाडा की पुलिस ने एक चौथे व्यक्ति को पकड़ लिया है, यानी कि अरेस्ट कर लिया है, और ये इस केस में 4th अरेस्ट माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अरेस्ट होने वाला सस्पेक्ट 22 साल का इंडियन ही है, यानी भारत से गया हुआ है, जिसका नाम बताया जा रहा है अमरदीप सिंह। हो सकता है कि ये भी कनाडा के अंदर स्टूडेंट वीजा के ऊपर ही गया हो। अब देखा जाए तो कनाडा में अरेस्ट लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कनाडा की सरकार या फिर कनाडा की पुलिस ने भारत को एक भी सबूत नहीं दिया है जो ये दर्शाता हो कि इस पूरे केस में भारत भी इन्वॉल्व था। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। फ्रांस की सेना ने भारत की धरती के ऊपर एंट्री मार ली है और अब दोनों देशों की सेना आपस में मिलकर एक बहुत ही बड़े युद्ध की तैयारी करने वाले हैं। दरअसल आज 13 मई का दिन है और आज के दिन ही भारत और फ्रांस की आर्मी आपस में शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाली है। ये एक्सरसाइज 13 मई यानी आज स्टार्ट होगी और 26 मई तक चलेगी, टोटल 16 दिनों तक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शक्ति एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है और पिछली बार इसका 6th एडिशन साल 2021 में फ्रांस में हुआ था। उसके बाद आज ये 7th एडिशन इंडिया होस्ट कर रहा है और ये एक्सरसाइज इस बार हो रही है भारत की मेघालय स्टेट में, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, चाइना के बिल्कुल ठीक पास। आज की 6th अपडेट आ रही है अमेरिका से। आपको याद होगा 2 महीने पहले 16 मार्च को हमने आपको बताया था कि अमेरिका में डॉक्टर्स की टीम ने इतिहास में पहली बार एक पिग यानी सुअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी एक व्यक्ति की बॉडी में ट्रांसप्लांट की थी। इसी को लेकर खबर आ रही है कि सुअर की किडनी लगवाने वाला पेशेंट पिछले कल भगवान को प्यारा हो गया है और डॉक्टर्स की ये कोशिश भी पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। वैसे डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि ये पेशेंट सुअर की किडनी के साथ कम से कम 2 साल तक जी पाएगा, लेकिन इस पेशेंट ने 2 महीने भी पूरे नहीं किए और ये एक्सपेरिमेंट फिलहाल के लिए फेल साबित हो गया है। आज की 7th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से, जिसके मुताबिक पिछले कल भारत में वांटेड एक आतंकी की अचानक ही पाकिस्तान के कराची में अननोन गनमैन्स के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई थी। खबर आ रही है कि जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के आतंकी और अहले सुन्नत वल जुमात के लीडर फयाज खान को पिछले कल कराची में अननोन गनमैन्स ने 72 लोगों के पास पहुंचा दिया है। कराची के मेहरान टाउन में ये घटना हुई है और अभी तक पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये पता नहीं चला है कि दिन दिहाड़े ये असैसिनेशन किसने कर दी है। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग स्टेजेस में है, लेकिन उनको लगता है कि ये काम भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का ही है। वैसे जो भी हो, लेकिन हमारी तरफ से इन अननोन गनमैन्स को सैल्यूट है जो भारत के दुश्मनों को एक एक करके चुन चुन कर 72 लोगों के पास पहुंचाते जा रहे हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत, चाइना और अमेरिका को लेकर। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के लिए बायलैटरल ट्रेड का डेटा सामने आ गया है और इस साल भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना चाइना। डेटा के मुताबिक भारत और चाइना के बीच पिछले साल $118.4 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ था। वहीं पर चाइना के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था अमेरिका और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत और अमेरिका के बीच $118.3 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ था, यानी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस 0.1 का फर्क है। खास बात यह है कि भारत को चाइना के मुकाबले अमेरिका से ट्रेड करने में ज्यादा बेनिफिट हुआ था, क्योंकि भारत ने चाइना से $101.7 बिलियन का सामान परचेज किया था, इंपोर्ट किया था, जबकि हमने चाइना को केवल $16.7 बिलियन का सामान बेचा है, एक्सपोर्ट किया है। वहीं पर अगर हम अमेरिका के साथ ट्रेड की बात करें तो हमने अमेरिका को $77.5 बिलियन का सामान बेचा है, एक्सपोर्ट किया है, और अमेरिका से $40.8 बिलियन का सामान परचेज किया है, इंपोर्ट किया है। यानी कहने का मतलब है कि चाइना के साथ हमने बहुत ही ह्यूज लॉस खाया है। आज की 9th अपडेट आ रही है सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को लेकर। स्टार्टिंग में तो ग्रेटा थनबर्ग केवल एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, लेकिन आजकल ग्रेटा ने इसको अपना पेशा ही बना दिया है। आपको याद होगा भारत में जब कृषि कानून को लेकर फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस समय भी ग्रेटा ने भारत के फार्मर्स को लेकर कई सारे ट्वीट किए थे। ऐसे में आज जब इजराइल फलस्तीन के बीच वॉर हो रहा है तो ग्रेटा थनबर्ग कैसे पीछे हट सकती हैं। खबर आ रही है कि ग्रेटा थनबर्ग इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में आ गई हैं। खबर आ रही है कि ग्रेटा थनबर्ग ने स्वीडन की सड़कों के ऊपर फलस्तीन के सपोर्ट में प्रो फलस्तीन प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन किया और फलस्तीन की आजादी की मांग की। फलस्तीन के सपोर्ट में काफी सारे नारे लगाए और इजराइल के ऊपर सैंक्शंस थोपने की मांग की। हालांकि ये बात भी अब सच है कि अब सभी को ग्रेटा थनबर्ग का असली चेहरा पता चल गया है। वो मीडिया कवरेज के लिए ही हर दूसरे दिन सड़क के ऊपर आ जाती हैं। इसलिए स्वीडन पुलिस ने भी ग्रेटा थनबर्ग का ये फलस्तीन वाला ड्रामा ज्यादा देर तक चलने नहीं दिया और शाम आने तक ग्रेटा थनबर्ग को डिटेन कर लिया था। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका को लेकर। दरअसल अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेती ने एक दिन पहले दावा किया था कि अमेरिका ने भारत को रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने से कभी नहीं रोका था। उल्टा अमेरिका खुद ही चाहता था कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहे। इस स्टेटमेंट के बाद अब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर का भी अमेरिका को जवाब सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था कि
हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज ना करें। जयशंकर सर ने आगे कहा कि उस समय अगर भारत इन सब देशों के सामने झुक जाता और रशिया से क्रूड ऑयल परचेज ना करता तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम से कम भी 20 रुपए पर लीटर और बढ़ जाती और भारत के लोगों को बहुत ही बड़ा नुकसान होता। ये भारत ने हिम्मत दिखाई कि हम किसी भी देश के सामने झुके नहीं और हमारे लोगों को फायदा पहुंचा। यानी अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेती जो दावा कर रहे थे वो पूरी तरह से झूठा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।